सत्र में जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत और सभी को सस्नेह नमस्कार। कई सत्रों से हम राम विद्यापीठ 140 करोड़ों जनता की शिक्षा की भारतीय ज्ञानधारा के आधार पर किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था होगी, इसका चिंतन कर रहा है। हम सभी उसमें सम्मिलित है। केवल 140 करोड़ की शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ये तो कानून से लागू होने वाली बात तो नहीं है। इसके पीछे जब तक समाज का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकती। इसीलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ जो 5 तत्वों की योजना बनी है, उसमें से लोकमत परिष्कार, ये 12 वर्षों का एक कालखंड, एक तप केवल लोकमत परिष्कार के लिए समर्पित था। तो ये लोकमत जब तक लोक की शक्ति, लोक की मत शक्ति किसी भी योजना के पीछे खड़ी नहीं होगी, तब तक वो योजना सफल नहीं होगी। लेकिन ये लोक परिष्कार में भी आज की जो अवस्था है, उसमें कुछ अवरोध जो आ रहे हैं, उसकी भी चर्चा हमने गत 2 सत्रों में की थी। पहले सत्र में हमने देखा कि जो सारे समाज में जो हीनता बोध प्रस्तुत फैला हुआ है, तो हीनता बोध को पहले दूर करना, वो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमने चिंतन किया था। जब तक हम समाज के अंतस्तत्व का और स्वधर्म का पुनर्जागरण नहीं करेंगे, तब तक समाज के मन में जो हीनता बोध है, वो दूर नहीं होगा। सबसे पहले उसे हमें दूर करना होगा। हमारा धर्म प्रवण समाज मानस जब तक नहीं बनता और धर्माधिष्ठित समाज की रचना जब तक नहीं होती, तब तक ये हीनता बोध दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो एक दूसरा अवरोध की हमने चर्चा की थी, वो था बुद्धि विभ्रम का। हम देखते कि जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों से बना है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में भी इतना बुद्धि भ्रम हुआ है, विभ्रम हमारा हुआ है कि हम इसकी कल्पना भी आज नहीं कर सकते। या तो हमें वो पूरा हमारे व्यवहार में भी वो सहजता से हो गया है। वैसे देखा जाए तो बुद्धि विभ्रम यह बुद्धि का दोष है, जो सही को गलत और गलत को सही मानने में हमें दिखाई देता है। बुद्धि तर्क करती है, अनुमान करती है, विवेक करती है। उसका विवेक जब तक निरीक्षण विवेक बुद्धि में स्थापित नहीं होता, तब तक हम किसी भी समस्या का वो आकलन ठीक तरह से नहीं कर सकते। तो हमने कई बुद्धि विभ्रम के छोटे छोटे उदाहरण हमने पिछले सत्र में हमने देखे थे। प्लास्टिक का उपयोग, हम देखते हैं कि हम प्लास्टिक कितनी खतरनाक बात है, फिर भी हम तो उसका इस्तेमाल तो आज भी कर रहे हैं। खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग, हमें सबको पता है कि ये जीवन के लिए हानिकारक है, फिर भी हम वही कर रहे हैं। मराठी में हम कहते एक बात है कि कहते पण वळत नहीं। हमें सब तो समझता है, लेकिन हमें आचरण में नहीं आता। तो ये क्यों होता है? केवल आज का स्वार्थ, आज के लाभ के लिए हम दीर्घकालीन लाभ को दुर्लक्षित कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये सारा समझ में तो आता है, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में इसकी परिणति नहीं होती। हम आज के समृद्धि के चक्कर में पूरा संस्कृति का ही हम नाश करते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बुद्धि विभ्रम है। वास्तविकता ने समृद्धि से संस्कृति के रक्षण होना चाहिए, लेकिन आज वो हो नहीं रहा है। और संस्कृति के पालन से ही समृद्धि विनाशकारी नहीं बनेगी, ये सब हम जानते तो है, लेकिन ये हमारे आचरण में नहीं आता। तो इसे प्रारंभ कहाँ से करना पड़ेगा?
तो इसे बदलने के लिए प्रारंभ तो व्यक्तिगत आचरण से ही होना पड़ेगा। तो इसके दो उपाय भी पिछले सत्र में हमने विचार किया था, टाइम ही बताए थे। सबसे पहले तो हमारे मन में साहस चाहिए और बुद्धि में निश्चय चाहिए। वैसे बुद्धि तो निश्चयात्मक ही है, मन तो विचार करता है, लेकिन मन ही विचार ही हमारे भ्रामक बने हुए हैं, इसलिए मन में साहस पैदा नहीं हो रहा है। मन और बुद्धि की शिक्षा की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक कोई योजना सफल नहीं होती। तो इसका प्रारंभ तो हमें घर में, विद्यालय में, मंदिरों में करना तो पड़ेगा। यही तो लोकमत परिष्कार का कार्य है। तो घर में संस्कार, सद्गुण सदाचार के संस्कार हो। विद्या के ज्ञान का क्षेत्र है तो इस सही ज्ञान का वहां पर पढ़ाया जाना हो। और मंदिर मठों में भी धर्माचार्य द्वारा धर्म की शिक्षा, धर्म तो आचार प्रधान है, तो प्रारंभ तो आचार से ही करना पड़ेगा। तो प्रथम पुरुषी एक वचनी विचार कर कर ही इसे हमें लागू करना पड़ेगा। तो हमें रोज रोज उसका चिंतन तो पहले करना पड़ेगा और प्रारंभ अपने से ही करना पड़ेगा। यही एक मार्ग हमें दिखता है। हम संघ की शाखा में एक गीत गाते हैं, रोज रोज यह चिंतन अनुशासित हो तन मन, दैवी गुण संपादन चिरस्थायी संजीवन, ऐसा समाज पुत्र रूप राष्ट्र रूप हो खड़े। मतलब हमें रोज रोज चिंतन करना पड़ेगा, हमको अनुशासित तनमन करना पड़ेगा, दैवी गुण का संपादन करना पड़ेगा। ऐसा समाज जब बनेगा तो हम राष्ट्र रूप हो गए, तभी जाकर हम जो राष्ट्रीय शिक्षा की हम कल्पना कर रहे तभी साकार होने वाली है। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं इत्ताई से अनुरोध करूंगा, इत्ताई विषय को आगे बढ़ाए। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा की प्रतिष्ठा में आज कैसे कैसे अवरोध आ रहे हैं और उन्हें दूर करने के उपाय हमारे विद्यापीठ में या हमारे विद्यापीठों में या विद्या केंद्रों में कैसे किए जाए, इसकी चर्चा अभी प्रस्तावना में हुई। आज एक अन्य व्यवस्था की बात हम करेंगे, वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण ऐसी व्यवस्था है। यह है हमारे विद्यापीठों, महाविद्यालयों, विद्यालयों या किसी भी प्रकार की शिक्षा के केंद्रों का योगक्षेम कैसे चलेगा। ये सीधे सीधे अर्थ में अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, क्योंकि विद्यालयों को चलना है, विद्यापीठों को चलना है तो अर्थ तो चाहिए, संसाधन चाहिए। इन संसाधनों की व्यवस्था कैसे करना, इसमें ज्ञान ग्रहण करने वाले और ज्ञान देने वाले जो छात्र और अध्यापक होते हैं उनका योगक्षेम कैसे चलेगा, यह प्रश्न भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा है, बहुत क्रुशियल भी है, बहुत संकटमय भी है। आज परिस्थिति बहुत विपरीत है, उसमें से सही पद्धति, सही व्यवस्था, सही दृष्टि कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है, प्रस्थापित हो सकती है, लागू हो सकती है, इसका विचार भी हमें करना है। गत सत्र में जो विचार किया था वह था बुद्धि और मन को लेकर, मन को लेकर हीनता बोध, बुद्धि को लेकर बुद्धि विभ्रम। ये एक वैचारिक दृष्टि से, भावनिक और मानसिक दृष्टि से आने वाले अवरोध थे। अभी ये जो व्यवस्था की दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से जो अवरोध हैं अथवा जो उल्टी दिशा की व्यवस्था स्थापित हो गई है, उसमें से हम शिक्षा व्यवस्था को मुक्त करके भारतीय चिंतन के, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कैसे स्थापित करेंगे, इसका विचार भी हमें करना है। पहली बात है कि हमारे समाज का, भारतीय समाज का लेन देन का व्यवहार कैसे होता है।
वह आर्थिक लेन देन का व्यवहार कैसे होता है, उसका मूल तत्व क्या है। शुरू से यदि समझना है तो पहला मुद्दा ये है कि लेन देन के बिना, आदान प्रदान के बिना समाज का व्यवहार चल ही नहीं सकता। चाहे शारीरिक दृष्टि से किसी की सहायता करनी है, यानी कोई काम करना है तो मुझे दूसरों का, दूसरों को मेरा, ऐसा काम तो करना ही है। अनेक 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 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक दूसरे का काम किसी को करना होता है। तो आदान प्रदान तो होना ही है। कभी कार्य का आदान प्रदान करना है, कभी चीज वस्तुओं का आदान प्रदान करना है, कहीं अर्थ का आदान प्रदान करना है। ऐसा आदान प्रदान किए बिना समाज का व्यवहार चल ही नहीं सकता। ये पहली बात है। लेन देन का जो व्यवहार है उसके दो तरीके हैं, माने दो एटीट्यूड हैं, दो दृष्टि और या दो व्यवहार पद्धतियां होती हैं। एक पद्धति ऐसी है कि मुझे जितना दूसरों से लेना है वह अधिक हो और मुझे जो देना है वो कम हो। एकदम सीधे अनुपात में तो नहीं हो सकता कि मुझे इतना मिला तो मैं उसकी तुलना में ठीक उतना ही दूंगा। ये तो समानता हुआ, जितना मिला उतना दिया, ऐसा हुआ। अब जितना मिला उतना दिया, तो मुझे यदि दो साड़ियां मिली तो मैं दो साड़ियां वापस दूंगी, ऐसा नहीं होता ना कभी। मुझे और कुछ देना है तो मुझे जो मिला वो उसी स्वरूप में तो हम नहीं देते, या तो धन के रूप में देते हैं या फिर किसी दूसरे वस्तु के रूप में देते हैं या कृतज्ञता प्रकट करके देते हैं या कहीं उसी समय देते हैं, ऐसा भी नहीं होता, दूसरे प्रसंग पर देते हैं। परंतु आदान प्रदान का ये संतुलन हम कर देते हैं। ये तो पहली बात हुई, ये न्याय दृष्टि हुई, ये समझ है, सही समझ है कि जो मिलता है तो वो वापस देना तो है, वही नहीं तो और कोई चीज, परंतु देना है। इसलिए सूत्र बने सामाजिक व्यवहार के कि केवल लेना ही लेना नहीं होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेना, ये तो पहला नियम है। और लेने देने का संतुलन भी बनाना, जितना मिला उतना वापस देना, उस रूप में भी होता है। परंतु अब आगे सांस्कृतिक व्यवहार कैसा होता है और असांस्कृतिक व्यवहार कैसा होता है, इसके भी उदाहरण होते हैं। तो कई बार मनुष्य की वृत्ति ऐसी होती है कि मुझे मिले ही मिले, मुझे देना न पड़े। दूसरा, मुझे मिलता है वो अधिक होना चाहिए, देता मुझे देना पड़ता है वो कम होना चाहिए, यानी मैं हमेशा लाभ के पक्ष में ही रहूं, मुझे हमेशा लाभ ही मिले, लेना अधिक देना कम। कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना ही पड़ेगा, उसके बिना तो मिलेगा नहीं, तो फिर कम से कम देना, इसमें सारी चतुराई का प्रयोग हो जाता है। सिद्धांत क्या है? लेना अधिक देना ज्यादा, लेना अधिक देना कम, ये एक प्रकार का व्यवहार हुआ। दूसरा व्यवहार होता है लेना कम देना अधिक। तो ये भी मनुष्य की वृत्ति रहती है, भावना रहती है कि मुझे लेना तो पड़ेगा ही, बिना लिए तो मेरा जीवन चल ही नहीं सकता, तो मुझे देना ही चाहिए। तो मुझे देना चाहिए मैंने अधिक से अधिक, मैं जितना भी दे सकता हूं उतना देना चाहिए, और लेना पड़ता है तो कम से कम लेना हो, ये भी एटीट्यूड रहता है, ये भी भावना रहती है। तो लेना कम देना अधिक, इसमें से दान प्रवृत्ति विकसित हुई।
इसमें से आवश्यकताएं कम करते करते जाना, इसकी वृत्ति विकसित हुई। मुझे लेना कब कम पड़ेगा, मेरी आवश्यकताएं ही कम होंगी, मेरी इच्छाएं ही नहीं होंगी, तो कम से कम लेना और कितना देना, निश्शेष में जितना अधिक दे सकता हूं उतना देना। ऐसे दान प्रवृत्ति, तो निश्शेष दान प्रवृत्ति। आवश्यकताएं कम करते करते बहुत कम करना, इसका उदाहरण हमारे सन्यासी है, सन्यासी वृत्ति। उसके लिए क्या कहा गया, उसकी आवश्यकता कितनी है, करतल भिक्षा तरुतल वासः। उसके लिए अन्न चाहिए, कितना, हाथ में, एक हाथ की हथेली में समा सके इतना अन्न मिले, बहुत हो गया। करतल भिक्षा, तो उसमें कमंडलू भी नहीं चाहिए और कोई पात्र भी नहीं चाहिए, संग्रह की तो बात ही नहीं है। हाथ में समाये उतनी भिक्षा ग्रहण करो और तरुतल वास, वृक्ष के नीचे निवास करो, सो जाओ, बैठो, आराम करो। ये मिनिमम आवश्यकता, माने कम से कम लेना पड़े, इसकी पराकाष्ठा है। ये मानक हुआ कि कम से कम लो, अधिक से अधिक देना। तो क्या देना, निश्शेष दे देना, कुछ भी रखना नहीं। तो ऐसे आदर्श भी हमारे राजाओं के लिए बताए गए, गृहस्थों के लिए बताए गए, वानप्रस्थियों के लिए बताए गए। तो लेना और देना, इसके संबंध में ये हमारी आधारभूत वृत्ति रही। पहली है न्याय दृष्टि, संतुलन की दृष्टि, कि जितना मिलता है उतना तो दो। फिर अर्थ बुद्धि आई, तो जितना दे रहे हैं उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, ये भी आया। तो ये दो पक्ष हमेशा होते हैं, संस्कृति अपसंस्कृति दोनों ही होती है, परंतु दोनों में न्याय दृष्टि। उसमें फिर वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होना, ये भी हुआ। दूसरी, लेना अधिक, देना कम, ये अपसंस्कृति हुई। और तीसरा है लेना कम, देना अधिक। इसके लिए ये संस्कृति हुई। भारत की सोच देना अधिक, लेना कम, इसकी ही है। इसलिए हमारे सभी व्यवसायों में आप क्या दे सकते हैं इसकी बात करो, क्या आपको मिल सकता है उसकी बात मत करो। जब सब लोग, अब इसका बड़ा व्यावहारिक अर्थ है, इम्प्लीकेशन है, सब लोग यदि देने की ही बात सोचेंगे तो सबको मिल भी तो जाएगा। ये तो परिणाम है। तो लेना हमेशा देने के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। ये हमारे सामाजिक संबंधों का आधार है कि आप तो देने की चिंता करो, कितना दे सकते हैं दो, और जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं दो। लेने की चिंता मत करो, वो अपने आप परिणाम स्वरूप हो ही जाएगा। ऐसा सिद्धांत हुआ। विवेकानंद केंद्र करके हमारा एक संगठन है, उसकी प्रार्थना की दो पंक्तियां ऐसी ही हैं कि भगवान को कार्यकर्ता प्रार्थना करता है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। मेरे जीवन में जितना औरों से लेना लिखा है भाग्य में, स्यात् प्रदानम ततोधिकम, उससे अधिक देना हो। इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम। यही हमारी प्रार्थना है, भगवान आप सुनो कि हमें लेना कम और देना अधिक भाग्य में आए। तो ये सांस्कृतिक आधार है, हमारे आर्थिक लेन देन का भी यह सांस्कृतिक आधार है। हमारी इसके चलते हमारे सारे व्यवसाय जो हैं वो दूसरों के लिए ही, दूसरों का विचार करके ही किए गए हैं। ऐसा ही इसका प्रारंभ है। लोगों के पैर धूल से, कीचड़ से, कंटकों से गंदे ना हो, त्रस्त ना हो, इसलिए किसी ने जूतों का आविष्कार किया और मोची का व्यवसाय विकसित हुआ। लोगों को
अन्न की आवश्यकता है, कभी भी अन्न धान्य की कमी न हो, ये देखना है। इसलिए कृषि के व्यवसाय का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से लेने वाले का विचार देने वाला करता है, उसकी सुविधा, उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं व्यवसाय करता हूँ। इसलिए मुझे देने का ही विचार करना है, कीमत कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा, इसका विचार नहीं करता है। अब आज हम देखेंगे कि ये तो बिल्कुल उल्टा है। आज तो मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं अधिक से अधिक उत्पादन करूं, और लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए इसका विचार न करके मेरे पास देने के लिए हैं, वो बेचने के लिए हैं, और इसलिए मैं विज्ञापनों के माध्यम से उसकी आवश्यकता निर्माण करूं। और फिर ये बाजार का सिद्धांत भी बन गया। ये उत्पादन खपाना है, इसलिए बाजार है, इसलिए विज्ञापन है, इसलिए आकर्षक सारी बातें हैं। तो ये उल्टा है। भारत के लिए सीधा क्या है? देना, लेना नहीं। ये तो अब दूसरा सिद्धांत है। ये तो मटेरियल पदार्थों के लिए हुआ। अन्न माने धान्य, ये तो मटेरियल पदार्थ है। वस्त्र भौतिक पदार्थ है, फर्नीचर भौतिक पदार्थ है, वाहन भौतिक पदार्थ है, जूते भौतिक पदार्थ है। तो भौतिक पदार्थों के लेन देन में भी ये सिद्धांत है। परंतु संस्कृति का दूसरा लक्षण है, कुछ बातें भौतिक नहीं होती है। सारा हमारा बाजार, सारी अर्थव्यवस्था भौतिक पदार्थों के लेन देन के आधार पर ही मुख्य रूप से चलती है। ये समाज की अर्थव्यवस्था है। परंतु कितनी ही बातें जीवन से संबंधित हैं, वे भौतिक पदार्थों से ऊपर हैं, अलग हैं। जैसे कि किसी के प्रति आदर और श्रद्धा के कारण से उसकी सेवा करना, ये तो भौतिक नहीं है। सेवा करना, आदर और श्रद्धा का भाव होना, प्रेम होना, वात्सल्य होना, ये तो भौतिक पदार्थ नहीं है। तो फिर सेवा कभी अर्थ का संबंध भौतिक पदार्थों के साथ है, तो फिर सेवा कभी पैसे के बदले में नहीं की जाती। सेवा की और पैसे की अपेक्षा रखी, धन की अपेक्षा रखी, किसी चीज वस्तु की अपेक्षा रखी या बदले की अपेक्षा रखी, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से किसी की प्राण रक्षा की तो भी बदले में अर्थ की अपेक्षा रखना, ये तो सही नहीं है। किसी को उपदेश दिया, किसी को नीति धर्म सिखाया, किसी को ज्ञान दिया, किसी को शिक्षा प्रदान की, किसी को अपनी जीवन रक्षा कैसे करना ये बताया। माने धर्म, ज्ञान, प्राण रक्षा, जीवन, संस्कृति आदि के बारे में यदि सिखाया, तो उसका पैसा होना, इसका अर्थ के रूप में बदला अपेक्षित करना, ये तो घोर अपसंस्कृति हुई। पैसे के विषय में भी, भौतिक पदार्थ के विषय में भी देने की ही बात करते हैं, लेने की नहीं करते। तो इसके बदले में तो लेने की अपेक्षा हो ही नहीं सकती। अब मजेदार बात यह है कि किसी को ज्ञान दिया तो वो ज्ञान वापस नहीं कर सकता, किसी की सेवा की तो वो सेवा वापस नहीं कर सकता, किसी की रक्षा की तो वह वापस बदले में रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या है? ये आदान प्रदान तो इसका होता ही नहीं है। इसका आदान प्रदान कैसे होगा? मैंने किसी को वेदांत का उपदेश दिया तो वो मुझे बदले में क्या देगा? क्या वेदांत का उपदेश मुझे वापस करेगा? ऐसा तो होता नहीं है। या मैंने किसी को प्रेम से खिलाया तो वो क्या करेगा? मुझे प्रेम वापस देगा? कैसे देगा?
ये तो आदान प्रदान की वस्तु ये ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है। तो फिर अर्थ के संबंध में इसका विचार नहीं हो सकता। तो हमारे लेन देन का एक विषय तो अर्थ हुआ, परंतु लेन देन से परे जो अर्थ से ऊपर है ऐसी बातों का भी देना ही देना हुआ। अर्थात जो देता है वो लेता नहीं है, और जो लेता है वो जिससे मिला उसको वापस देता नहीं है, यानी देने की संभावना ही नहीं है। तो फिर क्या करना? तो फिर मुझे किसी से ज्ञान मिला तो मैं जिससे ज्ञान मिला उसको यदि वापस नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसके पास तो वो है ही, तो मुझे और किसी को जिसके पास नहीं है उसको वह देना ही चाहिए। ऐसी आदान प्रदान की व्यवस्था हमारे यहाँ बनी। या आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज व्यवहार कैसे होगा, यदि ऐसा हुआ तो कैसे होगा, हम समझ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के कारण से फिर आगे बात बढ़ती है कि बाजार कभी भी सेवा का, ज्ञान का, प्रेम का, प्राण रक्षा का हो ही नहीं सकता। बाजार भौतिक पदार्थों के लेन देन का ही हो सकता है। अर्थ व्यवहार भौतिक पदार्थों के आधार पर ही हो सकता है, ये लेन देन का व्यवहार है। परंतु बिना लेन देन का व्यवहार जो भौतिक पदार्थ से परे हैं उनके बारे में सोचा जाता है। तो फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भौतिक पदार्थों की आवश्यकता तो सबको पड़ती है, जो उत्पादन करता है उसको भी पड़ती है, जो उत्पादन नहीं करता उसको भी पड़ती है, जो व्यापार वाणिज्य नहीं करता उसको भी पड़ती है, जो करता है उसको भी पड़ती है। तो फिर ये भौतिक आवश्यकताओं की, प्राण धारणा की, जीवन निर्वाह की व्यवस्था सबकी कैसे होगी, इसके बारे में हमारी समाज की व्यवस्था ही कैसे बनी। तो दूसरा विषय आता है अर्थार्जन। इसको अर्थार्जन कहा। अर्थार्जन किस लिए है? अपना जीवन निर्वाह करने के लिए है। जीवन निर्वाह का अर्थ क्या है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये जीवन निर्वाह है। भौतिक पदार्थों की आवश्यकता कितनी कम से कम कर सकते हैं ये तो करना है, परंतु वे कौन कौन सी हैं? अन्न, वस्त्र, निवास, ये तीन तो मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई। फिर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वाहन हुआ। जब तक चल सकता है ये अपने पैर तो वाहन है ही, परंतु उसमें सहायता करने के लिए कभी पशुओं की आवश्यकता हुई, कभी रथ की आवश्यकता हुई, कभी बैलगाड़ी की आवश्यकता हुई, तो वाहनों की आवश्यकता है, रास्तों की आवश्यकता है, रक्षा करनी है राष्ट्र की, देश की, प्रजा की, तो कोर्ट किले चाहिए। फिर भवन, विद्यालयों के लिए, चिकित्सालयों के लिए भवन चाहिए, आदि सारे भौतिक संसाधन क्या क्या हैं वे सब हम जानते हैं। तो ये निर्वाह के लिए, जीवन रक्षा के लिए जो बातें प्राप्त होती हैं उसको हम कहते हैं अर्थार्जन। ये अर्थ है, और उसका अर्जन माने प्राप्ति कैसे होती है? तो विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं हमारे समाज में बनी। एक तो पहला है उत्पादन करो। इसमें दो बातें ऐसी हैं जो सीधे सीधे भौतिक पदार्थों के उत्पादन और वितरण इसके साथ संबंधित हैं। तो पहले तो भौतिक पदार्थ चाहिए, संसाधन चाहिए, इसके लिए उत्पादन करो। तो मुख्य बात है उत्पादन करना, तभी तो सबको अर्थ मिलेगा, नहीं तो
पैसे से थोड़े सब कुछ मिलता है। खेत खलिहानों में धान्य उत्पन्न होता ही नहीं तो पैसे से क्या करने वाले हैं, या कोई वस्त्र उत्पादन करता ही नहीं तो पैसे से तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो पहली बात है उद्योग माने उत्पादन करो, यह प्रभुत मात्रा में होना चाहिए। ये अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इसके और विस्तार में जा सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वो हमारे शिक्षा के लिए अर्थव्यवस्था कैसे होगी इसको सामने रखकर, परंतु इसके पार्श्वभूमि में व्यापक रूप में समाज की अर्थव्यवस्था कैसी रही और उसके पीछे हमारा एटीट्यूड माने हमारी दृष्टि कैसी रही, हमारा मानस कैसा रहा, इसकी बात पहले हमको करना चाहिए, नहीं तो आधार ही तैयार नहीं होगा। तो पहला है उद्योग, दूसरा है वाणिज्य। वाणिज्य माने समाज में सब लोग तो उत्पादन करते नहीं, उनके तक ये आवश्यक पदार्थ कैसे पहुंचेंगे, ये पहुंचाने की व्यवस्था है, यह वितरण की व्यवस्था है, जिसको व्यापार कहा जाता है, जिसको वाणिज्य कहा जाता है, वह बाजार की व्यवस्था है। एक कारखानों की व्यवस्था है जो उत्पादन केंद्र हैं, उद्योगों की व्यवस्था है, दूसरी बाजार की व्यवस्था है। इस बाजार की व्यवस्था में, उद्योगों की व्यवस्था में करने वालों का अर्थार्जन है। करने वालों का माने उद्योग करने वाले का निर्वाह, योगक्षेम कैसे चलता है, स्वयं को आवश्यक है उससे कहीं अधिक उत्पादन करना और फिर वाणिज्य करने वाले को देकर उसका समाज में जहां जहां आवश्यकता है वहां पहुंचाना। ये दो उनके अर्थार्जन के साधन हुए। यानी बाजार में वितरण करके स्वयं का मुनाफा कमाना, ये अर्थार्जन है वाणिज्य करने वाले के लिए। तो ये बाजार से मुनाफा प्राप्त होता है, उससे अपना योगक्षेम चलाना, ये एक बात हुई, एक आयाम हुआ। उद्योग करके स्वयं की तो आवश्यकताएं पूर्ण करना ही, परंतु अन्य उत्पादकों के साथ चीज वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना योगक्षेम चलाना। जैसे कि वस्त्र का उत्पादन करने वाला अनाज का उत्पादन करने वाले को वस्त्र दे और बदले में अनाज प्राप्त करे। बदले में भी नहीं, जो सारा उद्योग समूह जो एक स्थान पर उत्पादन करता है वो सब चीज वस्तुओं का आदान प्रदान करके, माने हमने उत्पादन की वह वस्तु सबको देकर संविभाग करके, सब लोग यदि इस प्रकार से संविभाग करेंगे तो सबका योगक्षेम चलेगा। फिर उसमें से जिसका उत्पादन नहीं होता है वो बाजार के माध्यम से होगा। तो उत्पादन और बाजार ये दो अर्थार्जन के मुख्य साधन हुए। तीसरा है अनिच्छाएं समाज की धारणा के लिए ऐसी हैं जिसमें ना तो उत्पादन होता है ना तो बाजार होता है। उदाहरण के लिए राज्य व्यवस्था चलाना है, अब ना इसमें उत्पादन है, उसमें राजा होता है, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये सब जो होते हैं वे ना तो उत्पादन करते हैं ना वाणिज्य करते हैं। वो क्या करते हैं फिर, शासन और प्रशासन के क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे सारी नौकरी होती है। उसको सेवा भी कहा जाता है, परंतु यह सेवा प्रेम से की गई सेवा के रूप में नहीं है, परंतु सेवा ही है। वे उत्पादन नहीं करते तो भी उनका योगक्षेम तो चलना चाहिए, वे वाणिज्य नहीं करते तो भी उनका योगक्षेम तो चलना चाहिए। इसके लिए उनका योगक्षेम चलाने के लिए मानधन, गौरव धन, दक्षिणा, वेतन ये सब होता है।
और उसको कहते हैं नौकरी करके अर्थार्जन करना। अब नौकरी को कभी सेवा भी कहा जाता है, तो सेवा करके, अब सेवा के दो अर्थ होते हैं, एक पैसे के बदले में व्यवस्था से सेवा करना, माने काम करना, व्यवस्था निभाना, और दूसरा है केवल भावना की दृष्टि से बिना कुछ भी लेने की अपेक्षा से सेवा करना। ये उसका दूसरा अर्थ है। परंतु काम करके लोगों के उत्पादन वाणिज्य को छोड़कर व्यवस्था के काम करना, सारा यानी लिपिक है वो व्यवस्था से ही काम करता है, ब्यूरोक्रेट है वो तो व्यवस्था में ही काम करता है, मंत्री है वो भी व्यवस्था से ही काम करता है, वह बुद्धि से, भावना से, लेखन से, व्यवहार से, चतुराई से, दक्षता से काम करता है। पुलिस उसी की व्यवस्था, उसी व्यवस्था में है। ये शासन प्रशासन की जितने भी व्यवस्थाएं हैं वे सारा अर्थार्जन का तीसरा क्षेत्र है। अब ये केवल मेरा निर्वाह चले इसलिए नहीं करते, फिर वो तो पहला मूल सिद्धांत है ही कि व्यवस्था बनाए रखना है, दूसरों की सुविधा बनाए रखना है, संपूर्ण समाज की सबकी सुरक्षा करना है, ये प्रमुख बात है। परंतु योगक्षेम तो चलना ही चाहिए, इसलिए वह व्यवस्था वेतन की व्यवस्था है, जिसको मानधन, गौरव धन आदि सब कहा जाता है, दक्षिणा ऐसा सब कहा जाता है। तो ये एक तीसरा अर्थार्जन का क्षेत्र है। इसको वृत्ति भी, अर्थार्जन को वृत्ति भी कहा जाता है, तो एक तीसरी वृत्ति हुई। और चौथा है भिक्षा। तो कितने भी ऐसे समाज सेवा के काम भिक्षावृत्ति से ही होते हैं। ये भिक्षावृत्ति क्या, वेतन में और भिक्षा में अंतर क्या है? वेतन निर्धारित होता है, उसकी एक व्यवस्था बनाई गई है, परंतु भिक्षा ये व्यवस्था तो बनाई है परंतु निश्चित नहीं है, वह देने वाले की वृत्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। अधिकार पूर्वक नहीं मांगा जाता, अधिकार पूर्वक अपेक्षा नहीं की जाती, ऐसी भिक्षा वृत्ति है। तो मुख्य रूप से ये चार वृत्तियां हैं, उत्पादन से वृत्ति, वाणिज्य से वृत्ति, नौकरी से वृत्ति और भिक्षा से वृत्ति। ऐसे योगक्षेम चलाने की व्यवस्था हमारे समाज में की गई है। भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाले बड़े से लेकर छोटे तक अनेक कैडर्स होते हैं, जैसे सन्यासी भिक्षा मांगता है, धर्माचार्य भिक्षा मांगता है, वैद्य भिक्षा से चलता है, वैद्य का कामकाज भिक्षा से चलता है, आचार्य धर्माचार्य का और ज्ञानाचार्य का योगक्षेम भिक्षा से चलता है, साधु भिक्षा से चलता है। हमारे यहाँ जो सबको प्रातः काल में जगाने के लिए आता है वो वासुदेव व्यवस्था है, वो भिक्षा से चलता है। जितने भी ऐसे जो भिक्षुक वृत्ति से ही चलाते हैं, पुरोहित भिक्षा से चलता है, ये इतने अधिक ऐसे व्यवसाय हैं जो भिक्षा से चलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऐसा आयाम है। अब ये इसको विस्तार से समझना चाहिए, ये बात तो ठीक है, परंतु हम शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करें तो शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, ज्ञान परंपरा बनाए रखने के लिए ये की गई व्यवस्था है। ये शिक्षा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका योगक्षेम भिक्षा से चलता है, ऐसी हमारी इतिहास में व्यवस्था रही है। ये भिक्षा से चलना ये योगक्षेम का प्रमुख मार्ग है, ऐसा कहा गया है। शिक्षा के साथ जुड़े कौन लोग हैं? आचार्य और छात्र, ये दो ही घटक भिक्षा के साथ जुड़े हैं। आज कहा जाता है
कि संचालक मंडल तो है, प्रबंधक है, न्यासी हैं, ये व्यवस्था भारतीय नहीं है। और कोई तीसरा इसका नियंत्रक नियामक नहीं होता है, आचार्य ही नियामक और नियंत्रक होता है। वही अधिकारी है, वही अधिष्ठाता है, उसके संचालन में ही विद्यालय चलता है। ये और एक महत्वपूर्ण बात है जो आज के समय में हमें बहुत ध्यान में रखने लायक है। इसकी चर्चा कभी करेंगे, इतने ही विस्तार से करेंगे, परंतु आचार्य के संचालन में, आचार्य के अधिकार में, आचार्य के अधिष्ठाता पद में ही गुरुकुल चलता है, विद्यापीठ चलता है, विद्यालय चलता है। अब दूसरा घटक कौन सा है? छात्र। छात्रों के बिना गुरुकुल कैसे चलने वाला है? छात्रों के लिए ही तो चलता है। आचार्य का योगक्षेम चलाने के लिए विद्यालय नहीं चलता है। कोई मैं स्कूल शुरू करूंगा और मेरा योगक्षेम चलाऊंगा, ऐसे कभी गुरुकुल शुरू नहीं होता। ज्ञान लेने के लिए जो आता है उसको ज्ञान देना ही चाहिए। मुझे मेरे आचार्यों से ज्ञान मिला है, इसलिए उनका ऋण चुकाने के लिए मुझे किसी को ज्ञान देना ही चाहिए। ऐसी दोनों प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर गुरुकुल चलता है। तो दूसरा घटक है छात्र। अभिभावक इसमें नहीं आते, छात्र तो आचार्य के अधीन ही होते हैं। तो गुरुकुल का, विद्यालय का, किसी भी शिक्षा के केंद्र का मुख्य घटक है आचार्य, और उसके कार्य में, संचालन के कार्य में, उसकी व्यवस्था करने के कार्य में पूर्ण रूप से सहभागी है छात्र। इसलिए गुरुकुल के योगक्षेम के लिए, गुरुकुल की अर्थव्यवस्था के लिए आचार्य और छात्र भिक्षा मांगेंगे, यही व्यवस्था है, यही दंडक है, यही परंपरा है। भारत में ऐसे ही विद्यापीठ चलते आए हैं। वेद काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसी व्यवस्था में वे चलते रहे हैं। ये कैसे चलते हैं? तो गुरुकुलों का योगक्षेम भिक्षा के माध्यम से कैसे चलता है और दूसरे इसके कौन से आयाम हैं, इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले आने वाले सत्र में करेंगे। आज हमने अर्थव्यवस्था का भारतीय दृष्टिकोण क्या है, योगक्षेम चलाने के लिए जो आदान प्रदान करना चाहिए, उस आदान प्रदान की मूल बातें कौन सी है, इसकी हमने चर्चा की। इस परिप्रेक्ष्य में भिक्षा क्या होती है, शिक्षा केंद्र चलाने के लिए उसके कैसे कैसे आयाम हैं, इसकी चर्चा हम आगामी सत्र में करेंगे। मुझे लगता है समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्कार। अभी 15 मिनट शेष, 14 मिनट शेष है। किसी के कोई जिज्ञासा प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, विनोद सिंह जी, आप पूछेंगे। जी प्रकाश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, प्रकाश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। ताई, अभी आप बोल रही थी तो भी एक ध्यान में आया, जो एक सवाए बोलते हैं ना, हम जितना ले रहे हैं, क्योंकि हम जब आते हैं तभी हम सक्षम नहीं होते हैं, तो हमको मिलता है समाज से, तो जितना मिलता है उतना वापस करना तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या हुआ फिर, हम तो कुछ किया नहीं, कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं हुआ हमारा, तो सवाए वाला होता है। और इसके एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर आज का अगर एमबीए पढ़ेंगे ना, मतलब कोई भी पढ़ता है ना, तो उसमें पहला वर्ड ही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो एम केन प्रकारेण होता है वो। और अगर आप एक बार वो बुद्धि समझ जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये करते क्यों है ऐसा। तो लूट का जो है ना, लूट जो होता है ये होता है उसी लिए बनता है, बिकॉज वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बैठा हुआ है सर पे। तो वो करते हैं, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। और लेने कैसा के है ना, लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ है। अभी जैसे अभी बाजार भी जो बना है, अगर जो बाजार का जो वर्ड आया है, ये हमारे पता नहीं शास्त्र में है कि नहीं, ये बाजार तो इसी का ही देन है कि खपाना है हमको।
एक्सेसिव बना देते हैं, क्योंकि जो कर वो प्राण ऊर्जा वगैरह तो नहीं यूज कर रहे, तो एक्सेसिव बन रहा है, कैसे भी बन रहा, वही वही एक प्रकार बना रहे हैं। अब बन गया इतना तो किसको दूं? तो वो जो एक्स्ट्रा दूध है यहाँ पर जर्सी का पहुंचा दिया, या जो भी तरीके से कपड़ा पहुंचा दिया, अभी वो सोयाबीन पहुंचा रहे हैं, जो भी पहुंचा रहे हैं, एक्स्ट्रा वीट, जो वीट है ये ऐसा यही है। तो ठीक है। अच्छा, दूसरा, और उसी में लोभ भी बन रहा है, लोभ बन रहा है तो ही ये बन रहा है। तो अतिक्रमण वगैरह या जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये भी सब है। और एक लास्ट जो आपने बोला ना, वो ऋण चुकाना है ताई हमको, तो हमारा हमारा ऋषि ऋण है ना, हमको कैसे चुकाएंगे, पितृ ऋण है, ये नहीं नहीं कर रहे आजकल, नहीं समझते, बोलते नहीं हम क्या है, तो हम क्यों। आज के सारे शास्त्र जो है ना, वो यही सिखा रहे हैं। इसलिए ये भारतीय शास्त्र नहीं है, भारतीय पद्धति भी नहीं है, और भारतीय मानस भी नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग ये शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ। बहुत कमाओ ये तो है, बहुत कमाओ, धनमर्जस्व धनमर्जस्व, धन कमाओ धन कमाओ, ऐसा तो कहा गया है। परंतु ऐसे नहीं जो आज आज कहा गया, आज किया जाता है, सिखाया जाता है, वैसे मत कमाओ। तो हमारे यहाँ धन की कमी तो कभी रही नहीं, धनवानों की भी कमी रही नहीं। धनवानों के हमारे आदर्श जो रहे हैं, वो तो आज दुनिया को कहीं कल्पना में भी नहीं आते। बिल गेट्स और ये सब जो हैं, वो तो बच्चे हैं हमारे धनवानों के समक्ष। तो ये धन कमाया कैसे जाता है, अर्जन कैसे किया जाता है, उसके ये जो मापदंड है, जो आधारभूत सिद्धांत है, वो धर्म से मान्य ऐसे सिद्धांत हैं, और उसी से अधिक धन कमाया जाता है। और आज जो MBA में सिखाया जाता है, CA में टैक्स बचाने के 108 मार्ग टैक्स बचाने के, ऐसे नहीं होते हैं। बाजार में बेचने के कितने उपाय, कितनी एडवर्टाइजमेंट, और फिर अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी में करके फिर कुछ भी करो, एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाना, ये तो अर्थार्जन हुआ ही नहीं। इसलिए वो आज जो व्यापार का शास्त्र है, आज जो उत्पादन का शास्त्र है, वो सब धर्म के अनुकूल नहीं रहा, इसलिए सब उल्टा सिखाया जाता है। भारत का आज जो चल रहा है, उसके भारत का बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही विपरीत है। जी गौरी जी, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते ताई जी। जी नमस्कार। मेरा दो सवाल थे। एक तो यही था जो विनोद जी ने पूछा, आदान प्रदान किस तरह और किस हद तक हमें करना चाहिए, और दूसरा मेरा था कि रिवॉल्ट और रिफॉर्म्स बच्चों मतलब विद्यालय में हमें बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए ताकि समय आने पे वो अपनी आवाज उठा सके, और जो इम्बैलेंस होता है कभी कभी सोसाइटी में, तो उसको बैलेंस करते हुए समाज के सामने आए। हाँ, धर्म के अनुसार चलो, ये तो सिखाना ही होगा ना। तो फिर अर्थ व्यवहार कैसा होगा? हमारे पास जो है वो दूसरों के साथ बांटे बिना खाना नहीं, ये तो सिखा ही सकते हैं ना। आज उल्टा सिखाते, देखो मैं तुम्हें ड्राई फ्रूट के लड्डू दे रही हूँ, अकेले खाना, किसी को देना नहीं, ये थोड़ी सिखाया जाता है। नहीं, सबको बांट कर खाओ। हमारे घर में आम का वृक्ष है, इतने आम आए हैं, तो हम क्या करेंगे? संविभागिच बंधुषु, हमारे स्नेही स्वजनों में बांट कर खाओ। तो पहले भगवान को दो, माने मंदिर में दो। मंदिर में देने का अर्थ क्या है? वहां के पुजारी को तो मिलेगा, परंतु वहां जो भी गरीब लोग आते हैं, जिनको ये सब खरीद करके नहीं खा सकते, उनको दो। पहले मंदिर के माध्यम से जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के उद्यम से नहीं हो सकती है, उनको दो। फिर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को दो। फिर हमारे घर में जो नौकर चाकर है, उनको पहले दो, बाद में वृद्धों को, बाद में शिशुओं को दो, और बाद में सबसे अंत में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी को लेना है। ये सिखाने वाली बातें हैं ना। ये करना, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, करना सिखाना, यहीं से वो राइट प्लेसमेंट होता है, सही रास्ते, व्यवहार के सही मार्ग मिलते हैं, ऐसे सिखाना चाहिए। जी हाँ, मोहन राव कुलकर्णी, आप।
नमस्कार मोहन राव पूछ हाँ, ताई जी नमस्कार। नमस्कार। पुणे में जब पानशे धरण फूटा और जल का प्रकोप हो गया, तो उसके बाद कुछ आचार्य वो भाग में गए निरीक्षण के लिए, कुछ जानकारी अध्ययन के लिए। तो आते आते उनको रास्ते के बाजू में एक घर दिखाई पड़ा, तो पानी पीने के कारण लिए वो गए। तो घर के सब लोग, बच्चे, बूढ़े, तरुण, घर का सामान इकट्ठा कर रहे थे, कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। शासन ने हमें वहां जगह दी है, हम वहां जाएंगे। तो उस घर के आंगन में कुछ पेड़ थे और पेड़ को फल लगे थे। तो गए हुए आचार्य में से एक आचार्य ने पूछा कि क्या हम वो फल ले सकते हैं? तो आवाज आई कि ठीक है, ले सकते हैं आनंद से। दूसरे आचार्य ने बोला फल लेने के बाद कि इसके पैसे कितने लेना? तो 10 वर्ष के एक बच्चे ने बोला घर के आंगन में जो पेड़ है उसके जो फल आए हैं उसका पैसा हम नहीं लेते, नहीं ले सकते। हाँ, वही तो। ये शिक्षा कौन दी? ये स्कूल ने नहीं दी, ये गांव में शिक्षा, गांव का स्वभाव ऐसा था। ये उसके जहन में उतर गया है धर्म शिक्षा के माध्यम से कि ऐसा ही होता है, कभी इसके पैसे नहीं लिए जाते। सही बात है, ये हमारे समाज की अंतर्भूत ऐसी गुण संपदा है। अजय जी पूछ सकते हैं। हाँ जी ताई जी नमस्कार। अजय महाजन लातूर से। नमस्कार। नमस्कार। आज के विषय में अगर कहा जाए तो वो धर्म के अनुसार जिसको हम वांट्स कहते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में जिसको शिक्षा, जैसी शिक्षा दी जा रही है आर्थिक विषय के बारे में, क्या उसे ग्रीड से कह सकते हैं? तो वांट्स और ग्रीड का जो महात्मा गांधी जी ने फर्क बताया था, क्या वो इसी तरह से है या और कुछ तरह से है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। आज क्या है कि अब सीधा सीधा पश्चिम की भारतीय और पाश्चात्य जो दृष्टि है वह तो काम संतुष्टि के लिए, उपभोग के लिए अर्थ संपादन करना, और जितने अधिक से अधिक उपभोग सामग्री हम प्राप्त कर सके इसके लिए अधिक से अधिक अर्थ का अर्जन करना। और फिर इसके साथ जुड़ता है ये न केन प्रकारेण अर्थ का अर्जन करना। इसमें क्या बुराई है ये कहना? जिसको करना है वो स्वयं भी कर लेना। उसमें से उत्पन्न होता है स्पर्धा का तत्व। फिर हम कहते हैं ये तो कंपटीशन का जमाना है। ये कंपटीशन का जमाना नहीं है, ये पश्चिम का जमाना है। तो कंपटीशन में उतरो, फिर कंपटीशन के लिए तो कैसे भी मार काट हो सकती है, और फिर इसमें से तनाव निर्माण होता है, इसमें से हिंसा, संघर्ष निर्माण होता है, और फिर लोग आत्महत्या तक भी जाते हैं और दूसरों की हत्या तक भी जाते हैं। बीच में एक अमेरिकन व्यक्ति ने पुस्तक लिखी थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जो बड़े उद्योग समूह और अर्थ क्षेत्र हैं वो कैसे कैसे हत्यारों की योजना करके शोषण की एक पद्धति विकसित करते हैं। क्यों? अर्थार्जन करना है। तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचता है? ये अर्थ केंद्रीय जीवन रचना से ऐसा होता है और उसका परिणाम विनाश में ही होता है। इसलिए भारत में इच्छा और आवश्यकता के बीच में अंतर करो। ययाति के मुख से कहा गया, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यते। हाँ, उपभोग से नहीं होता, ये सब कहा गया। तो धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ये तो पहला ही हमारे जीवन की रचना में मुख्य सूत्र है। धर्माद अर्थस्य कामश्च, व्यास मुनि ने कहा धर्म से ही अर्थ और काम दोनों संभव हैं, नहीं तो विनाश ही विनाश है।
ऐसा कहा गया। तो धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र, ये तो पहला सिद्धांत है। संतोष कुमार जी, आप पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सभी को, प्रणाम ताई। ताई मेरा नमस्कार। सवाल है, जैसे कि अभी लोग पहले उत्पादन व्यवस्था में ज्यादा थे, और फिर वर्तमान परिदृश्य में सभी को सेवा चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए। अब अभी आने वाले समय में एआई के कारण या किसी कारण बस लोगों की उधर की भी सेवा जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो हाँ। लोगों को अभी करना क्या है, कैसे उनको मतलब चीजों को मतलब सामान्य हो, ऐसा समझ में आए, मतलब बुद्धिमत्ता कैसे उनका विकास करना है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर से लोग खेतों में उसी तरह से काम करें जैसे पहले करते थे। तो ये ताई मेरा हाँ, सवाल है। देखो ये प्रश्न बहुत विकट तो बन ही गया है। अभी अभी हमारे यहाँ एआई की वैश्विक स्तर की समिट पूर्ण हुई और सभी लोगों ने एआई 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 के गुणगान शुरू किए हैं। हम एआई के क्षेत्र में इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, ये कहा है। दबे स्वरों में धीरे से बहुत कम मात्रा में ये भी कहा गया है कि उसमें एथिक्स चाहिए, उसमें मनुष्य का नियंत्रण चाहिए, उसमें सबके हित की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा कहा तो गया है। परंतु एथिक्स की शिक्षा नहीं दी जाती है, एथिक्स की व्यवस्था भी नहीं है। सब हित किसमें है इसकी चर्चा ही नहीं है। किसी का रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए, रोजगार छीना जाना ये निश्चित है, परंतु ऐसे ही कह दिया गया कि हाँ वो तो कोई नए रोजगार के रास्ते निकल आएंगे। ये क्या है? ये तो गैर जिम्मेदाराना ऐसा ही